है आपका इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम उपभोग फलन द कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आगे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है एमपीसी और एपीसी, ये न केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स बल्कि आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसको विकास का अर्थशास्त्र कहा जाता है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। इसलिए साथियों, बड़ा हमें धैर्य के साथ इन वीडियो को देखना है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे और वो आप ये देख पा रहे हो कि सबसे पहले इस ये होता क्या है उनको हम समझेंगे, इसका यूज क्या है और ये एमपीसी एपीसी क्या है इसके अंतर को जान पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इसको आप समझिएगा। आगे हम इसमें एक अंतर होता है प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक और डिस्प्रोपोर्शनेट गैर अनुपातिक, इनमें क्या अंतर है कई बार आगे आप पढ़ोगे, क्योंकि इसके सिद्धांत थ्योरी भी पढ़ोगे उपभोग की तो कंजप्शन की, तो वहाँ भी इसका अंतर आता है। एक बार बार प्रयोग किया जाता है रैखिक और गैर रैखिक, उसको भी पढ़ेंगे। और इसी का आधार है जिसको कहा जाता है केन्ज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिक लॉ ऑफ कंजप्शन, किसका, केन्ज का, उसको भी। और इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, कैसे निर्धारित होगा, उन पर भी बात करेंगे, संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे और एक दो वीडियो और बनेंगे जो इनसे सिद्धांतों से संबंधित आएंगे, थ्योरी से संबंधित आएंगे और उनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो बड़ी धैर्यता के साथ हमें इसको देखना है। आगे हम बात करें इसमें बड़े सरल शब्दों के साथ मैं लेकर आया हूँ कि ज़्यादा अपन को चर्चाएं बड़ी जटिल तरीके से नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ देखें उपभोग फलन का अर्थ क्या है, मीनिंग्स की बात कीजिए, सीधे सिंपल शब्दों में देखें कि आय व उपभोग के संबंध को दर्शा रहा है। चूँकि यहाँ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है, इसलिए यहाँ कुल उपभोग और समस्त राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, उन दोनों के बीच जो फलनात्मक संबंध है उनको इसमें बात की गई है। यहाँ इसका एक समीकरण यहाँ लिया गया है, फलन लिया गया है, जिसके आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में c है और बराबर की राइट हैंड साइड में y है। ठीक है, तो हम पहले बात करें ये जो y है, इस y को अपन देखते हैं, इसको कहा जाता है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर c है वो एक है डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, उसमें परिवर्तन का, चेंज का प्रभाव किस पर पड़ता है, c पर पड़ता है। यानी यहाँ आपको सीधे तौर से दिमाग पर बिठाना है कि c का जो प्रभाव देख रहे हैं, c कि पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं, y के कारण देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि अन्य बातें समान रहती है, इसलिए केवल आय व उपभोग के संबंध पर विचार कर रहे हैं हम कि आय के परिवर्तन का क्या है प्रभाव, और उपभोग पर पड़ने वाले सभी प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। केवल और केवल c और y के मध्य के संबंध को अपन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम आगे इसमें देखें, एक टेबल के माध्यम से हमने इसको समझाने का, यहाँ हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है, बड़ी काल्पनिक है, इमेजिंग है, हमने बनाई है। इसमें हमने देखना चाहा कि एक तरफ y है और एक तरफ उपभोग है। ठीक है, यानी यहाँ y पर बात की गई है और y वाली टेबल आप देख रहे हो एक निश्चित अंतराल पर हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिया है, 0 लिया है, 60 लिया है, 120 लिया है, 180 लिया है। यानी आप देख पा रहे हो कि 60 करोड़, यहाँ करोड़ में लेकर चल रहे हैं, 60 करोड़ की मात्रा के अंतराल पर हम इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि इधर आप देख रहे हो कि 50 करोड़ की मात्रा, जैसे पहले 20 थी, फिर 70 हो गई, 120 हो गई, 170 हो गई। ठीक है, इस प्रकार बढ़ता हुआ हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसको आप डायग्राम में देखोगे तो बिल्कुल आपको एक समीकरण सीधा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है ना, वो एक रेखा आपको, उस पर भी हम बात करेंगे किस प्रकार से है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अगर एक स्थिति ऐसी है कि 0 है तब भी कंजप्शन किया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों किया जाता है उसको भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन एक मोटे नज़रिए पे आप देखो कि कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ 60 था, उपभोग 70 है, यहाँ 120, दोनों बराबर हो रहे हैं,
180 है, जबकि ये 170 है, 240 है, 220 है। तो कहीं ना कहीं आय भी बढ़ रही है और उपभोग भी बढ़ रहा है, परंतु आय देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। जैसे यहाँ 240 है तो उपभोग कितना रह गया, 220 रह गया। आज 300 है तो उपभोग कितना रह गया, 270 हो गया। आज 360 है, उपभोग कितना हो गया, 320 हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ ये है कि आय भी बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन आय ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है, उपभोग कहीं ना कहीं। और ऐसा होता भी है क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पूरी होती। ऐसा नहीं होता कि हमारा उपभोग कम हो जाए या वहीं रुक जाए, उपभोग तो होगा, परंतु जितना आय तेज गति से बढ़ रही है उतना नहीं है। इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को हमने लिया है, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ मैंने टोटल उपभोग की बात की है, इनसे जुड़ता हुआ आगे एमपीसी की बात करेंगे, अपन एपीसी की बात करेंगे, आखिर वो है क्या। तो इससे संबंधित बिंदुओं को हम देखें। हमने ये देखा इस टेबल के माध्यम से आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग बढ़ रहा है जी। दूसरा, जब मंदी के दौरान आय शून्य थी तो लोग अपने पहले की वस्तुओं में से उपभोग व्यय कर रहे थे, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें खाना पड़ता है। क्योंकि शून्य आय थी तो उपभोग कितना किया जा रहा था, 20 करोड़ का किया जा रहा था, निश्चित रूप से उपभोग किया जाएगा। फिर जब उपभोग व्यय तथा आय दोनों 120 करोड़ रुपए पर पहुंचकर समान हो जाते हैं तो ये आधारभूत उपभोग स्तर है, एक बेसिक कंजप्शन लेवल आ गया। ये एक काल्पनिक स्थिति है, मैंने बनाई है, जरूरी नहीं इतने पर होगा, जबकि यहाँ हम एक ऐसी स्थिति को देख पा रहे हैं जहाँ दोनों बराबर हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आय को 60 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और उपभोग को एक 50 करोड़ रुपए की स्थिति के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो केन्ज है उन्होंने माना कि अल्पकाल के दौरान उपभोग फलन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। उन स्थितियों को भी हम देखेंगे किन के कारण कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि केन्ज ने ये माना है कि उपभोग फलन के है वो एक तरह की, आप देखोगे एक कांस्टेंट स्थिति को लेकर चल रहा है, एक सामान्य स्थिति। आगे हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे जब उपभोग का जो केन्ज का मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ है, जो इस उपभोग फलन का एक तरह से हम बेस मानेंगे, एक आधार मानेंगे। आगे हम बात करें इसमें उस टेबल को कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखें, एक तो ये वाली जो रेखा C बराबर Y, ये 45 डिग्री की रेखा है जिसको हम यूनिटी लाइन कहेंगे, एकता रेखा कहेंगे। अगर इस पर बात करेंगे तो इधर जो अक्ष है, इस पर है जिस पर हमने इनकम दिखाई है और इधर हमने कंजप्शन दिखाया है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर हम बात करें तो प्रत्येक बिंदु पर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इस पर आय और उपभोग दोनों बराबर हैं, इसको एकता रेखा कहेंगे, यूनिटी लाइन कहेंगे। और इस पर हम यूँ कहें कि जितनी आय है उतना कंजप्शन है, ठीक है। ये एक 45 डिग्री 45 जो रेखा है उसको थोड़ा सा ध्यान, इसको शून्य बचत जीरो सेविंग लाइन भी कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे हम एक और, ये जो आपकी C है ये आपकी कंजप्शन उपभोग रेखा है। अब ये बिल्कुल आपने जिस टेबल के माध्यम से इसको देखा है उसके माध्यम से ये इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, बिल्कुल एक रेखा, सरल रेखा के रूप में, इसको लीनियर कहेंगे, रेखिक कहेंगे। अब अनुपातिक क्या है, गैर अनुपातिक क्या है, उसको भी हम जरा समझेंगे, आगे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुपातिक क्या होता है और गैर अनुपातिक क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या है, और 60 करोड़ रुपए की वृद्धि की है तो कंजप्शन में 50 करोड़ की वृद्धि की और हमें इस प्रकार से एक ये C लाइन प्राप्त हुई है। अनुपातिक की बात करें, प्रोपोर्शनल की बात करें तो उसमें क्या होता है, अनुपातिक रूप से समान होना चाहिए, ठीक है। अब अनुपातिक रूप से क्या इस C रेखा पर समान हो रहा है क्या, जितना Y में परसेंटेज रूप में वृद्धि हो रही है उतनी C में हो रही है क्या। जरा आप उस टेबल को देखकर परसेंटेज हमें निकालना आता है, परसेंटेज के माध्यम से देखना। परसेंटेज के माध्यम से तब हो पाएगा जब ऐसी स्थिति हो, ये इस प्रकार की हो, ये वाली, तब ये होगा कि अनुपातिक रूप से यहाँ परसेंटेज के रूप में यहाँ भी समान होगा और कहाँ होगा, यहाँ भी परसेंटेज के रूप में समान होगा। जब ऐसे यहाँ हम नहीं कह सकते, इसका प्रयोग कब होगा, कैसी स्थिति, आगे विभिन्न प्रकार की थ्योरी दी गई है कंजप्शन से संबंधित, उनको भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ ये C रेखा है, एक प्रकार से रेखिक रेखा है, परंतु
ये अनुपातिक है या नहीं है उसको आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा। अनुपातिक का मतलब मेरा ये है, प्रोपोर्शनल का मतलब मेरा ये है कि परसेंटेज रूप में, प्रतिशत रूप में, परसेंटेज रूप में क्या दोनों y और c का परसेंटेज समान है क्या। हाँ, अगर मैं पुनः आपको टेबल पर ले जाना चाहूँगा, टेबल पर आप देखेंगे कि यहाँ ये आप देख रहे हो कि ये वाली वर्दी और ये वाली, जैसे यहाँ 60-60 की वर्दी की जा रही है और यहाँ निश्चित रूप से 50-50 की वर्दी की जा रही है, लेकिन परसेंटेज रूप में ये यहाँ आप परसेंटेज निकालोगे अलग अलग, जैसे यहाँ 60 से 120 हुआ है तो कितने प्रतिशत की बढ़ी है, 120 से 180 हुआ तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, 180 से 240 हुआ तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, और इधर देखोगे 20 से 70 हुआ तो कितना प्रतिशत, 70 से 120, क्या समान है तो अनुपातिक है, नहीं तो उसको आप अंतर देख पाओगे। अगर यहाँ है तो अनुपातिक है और ऐसा है तो गैर अनुपातिक है, उसको आप समझिएगा। आगे हम इसमें बात करें द एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति ये क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? आय की किसी विशेष, आय का कोई विशेष बिंदु है जिस पर उपभोग व्यय का जो अनुपात है उसको क्या कहेंगे हम? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। यानी एपीसी का मतलब है आपका, एपीसी अगर हम देखें एपीसी क्या होगा, एपीसी बराबर सी अपॉन वाई, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति हम देखें कि किसी विशेष पॉइंट पर हम देखें कि टोटल जो कंजप्शन है उसमें वाई का अगर डिवाइड करें तो ऐसी स्थिति में क्या है, यानी ये एक प्रकार का एवरेज को बता रहा है कि टोटल में कितना वाई का भाग देने पर। और आप टेबल में देखते जाओ, हर बिंदु पर देखते जाओ, हर स्थिति पर देखते जाइए। जब आपकी जो आय है वो 60 करोड़ थी, 120 करोड़ थी, 180 थी, 240 थी, ऐसी स्थिति में एपीसी कितनी आती जा रही है, तो आप उस अंतर को समझ पाओगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सी है वो तो आपका क्या है, जो आपका उपभोग है, वाई ये आपकी आय है, तो सी है उसमें तो 50-50 करोड़ की वृद्धि की जा रही थी, वाई में 60-60 की। लेकिन आप देख रहे हो कि सी का मान तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, और वाई का मान धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। टेबल को आप देखोगे ना तो निश्चित रूप से समझोगे। यानी तो ऐसी स्थिति में जब बड़ी ऊपर संख्या छोटी है, नीचे संख्या बड़ी है, तो निश्चित रूप से ये एपीसी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप देखिएगा, है ना, क्योंकि 60 करोड़ जब आय थी तब उपभोग कितना था, 70 था। आय 120 थी, उपभोग कितना था, 120 था। आय 180 थी, उपभोग कितना था, 170 था। आय 240 थी, उपभोग कितना था, 220 था। तो अब इनका अगर आप ऐसे ऐसे इनका डिवाइड करते जाओगे तो निश्चित रूप से जो एपीसी का मान है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक एवरेज को दर्शा रहा है। और इसको अगर डायग्रामेटिक रूप में आप देखें तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये आपका उपभोग जो फलन है, रेखा है, अगर इस आर पॉइंट पर अगर हम क्या देखना चाहें एपीसी, तो क्या होगा, इधर तो अपन सी दर्शाते हैं, इधर क्या दर्शाते हैं, वाई दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ये OC1 है और ये OY1 है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम एपीसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, OC1 अपॉन OY1, यानी टोटल उपभोग में टोटल आय का भाग देंगे तो आपकी एपीसी निकलेगी। और निश्चित रूप से हमने ये देखा जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना आय बढ़ती है, इसलिए धीरे धीरे एपीसी का मान क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा, एपीसी का मान कम होता जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे द मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहें एमपीसी। और ये क्या है, सी के परिवर्तन अपॉन वाई का परिवर्तन, यानी सी का जो परिवर्तन चेंज है उसमें वाई के चेंज को का डिवाइड करते हैं। और आपने टेबल के अंदर ये समझा कि जैसे जैसे वाई का मान बढ़ता जा रहा है सी का मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ टेबल में देखा कि इधर तो चेंज हो रहा है 60-60 का, इधर हो रहा है चेंज कितने का, 50 का चेंज हो रहा है। यानी यहाँ तो क्या आ रहा है 50, और यहाँ चेंज कितने का हो रहा है, 60 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ तो जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.83, यानी समान आ रहा है, ठीक है।
अब थोड़ा सा यहाँ एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वाई में परिवर्तन हो रहा है तो आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ एमपीसी क्या कहना चाह रहा है कि आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये इसको समझा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एमपीसी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। यानी निश्चित रूप से आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आय में है उतना, यानी ये कह दें कि पहले आय 100 थी, ठीक है, और आय बढ़कर 120 हो गई, और उपभोग पहले 80 था और अब भी 80 है। इसका मतलब एमपीसी है ही नहीं, मतलब उपभोग में कोई परिवर्तन किया ही नहीं। यानी ये जो एमपीसी है वो चेंज को दर्शाती है, ठीक है। तो अब आगे हम इसके रिलेशन को समझेंगे ना, तो थोड़ा सा और विस्तृत रूप से हम इसको समझ पाएंगे। तो आप देखोगे इसमें कि एमपीसी और एपीसी में रिलेशन क्या है। जो एमपीसी है वो एपीसी में परिवर्तन की दर है, यानी चेंज कैसे हो रहा है। यानी आप देखोगे जब आय बढ़ती है तो एमपीसी, आय बढ़ेगी तो एमपीसी घटती है, परंतु एपीसी से अधिक। यानी जो एमपीसी है वो किससे ज़्यादा तेज़ गति से घटेगी, एपीसी से। यानी आय जो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो एमपीसी घटेगी और एपीसी भी घटेगी, लेकिन तेज़ गति से कौन सी घटेगी, एमपीसी। और जब आय घटती है तो एमपीसी क्या होगी, जब आय बढ़ती है तो एमपीसी भी घटती है, और कौन सी घटेगी, एपीसी, लेकिन तेज गति से कौन सी घटेगी, एमपीसी। और जब आय घटेगी तब एमपीसी क्या होगी, बढ़ेगी, एपीसी भी बढ़ेगी, लेकिन तेज गति से कौन सी बढ़ेगी, एमपीसी ही बढ़ेगी। कहने का मतलब जब आय बढ़ती है तब दोनों घटती है, लेकिन तेज गति से कौन कम होगी, है ना, वो होगी एमपीसी। और जब आय घटती है तो एमपीसी भी बढ़ेगी, एपीसी भी बढ़ेगी, परंतु तेज गति से कौन सी बढ़ेगी, आपकी एमपीसी बढ़ेगी। ऐसा परिवर्तन सिर्फ चक्रीय उतार चढ़ाव के दौरान ही संभव होता है। जब चक्रीय उतार चढ़ाव होता है, यानी आय कभी बढ़ गई कभी घट गई, उसके कारण, जबकि हमने ऊपर क्या लिया कि अल्पकाल में एमपीसी कितनी कांस्टेंट रखी, कैसे रखी, हमने उसको देखा, हमने कि आय में भी 60 करोड़ की परिवर्तन हो रहा है और उपभोग में 50 करोड़ का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब एमपीसी कितना, प्रत्येक स्थिति में इसमें 50 का और इसमें 60 का, तो यहाँ हमने 0.83 लिया है, समान लिया है, ठीक है। परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में भी जो एमपीसी है उससे ज़्यादा कौन सी होगी, एपीसी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा भ्रमित, अगर आय में जो चक्रीय परिवर्तन होता है तब तो स्थिति कौन सी होगी कि जो मैंने ऊपर बताया, और यहाँ हमने अल्पकाल में केंज ने माना, तब ऐसी स्थिति में जो एमपीसी है वो में परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट लिया गया है। आगे हम केंजवादी विश्लेषण में एमपीसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। एमपीसी अधिक होगा तो गुणक भी उतना ही अधिक होगा, गुणक मल्टीपल, उसका भी हम आगे हम चर्चा करेंगे गुणक का। तो उसमें हमने देखा के बराबर 1/1 - b, ये एमपीसी है। जब यहाँ एमपीसी का मान अधिक होगा तो के का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, तो उसमें महत्व है। इसलिए हम देखेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा क्या है, धनात्मक होती है। आपने यहाँ 0.83 देखा, धनात्मक, हमेशा धनात्मक। ये थोड़े से मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक। एमपीसी है क्या, मैं पुनः बार बार आपको समझाना चाहूँगा कि आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण उपभोग में क्या परिवर्तन हो रहा है। टोटल उपभोग को हम नहीं देख रहे, टोटल उपभोग कितना है, यानी वाई में परिवर्तन होने पर उपभोग में क्या चेंज हो रहा है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आय बढ़ती है तो सारी की सारी उपभोग कंजप्शन पर व्यय नहीं की जाती, खर्च नहीं की जाती। इसके विपरीत जब आय घटती है तो उपभोग व्यय है, जो उपभोग जो कंजप्शन है वो उसी अनुपात में नहीं घटता, है ना, वह कभी भी शून्य नहीं होता है,
ठीक है। और एमपीसी इकाई से कम होती है, एमपीसी का मान कितना होता है, इकाई से कम होता है। यानी कहने का मतलब आय में जितना परिवर्तन हुआ उतना का उतना उपभोग में नहीं होता, यानी सारी की सारी आय खर्च नहीं करते, यानी कुछ लोग सेविंग करते हैं, इसलिए एमपीसी का मान 1 से भी कम होता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो निर्धन वर्ग है उसकी एमपीसी अधिक होगी, निर्धन वर्ग है जो गरीब वर्ग है उसकी एमपीसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो गरीब वर्ग है उसकी एमपीसी कम होगी। अब आप देखोगे कि भाई निर्धन वर्ग की तो कैसे हो सकती है ज़्यादा, यहाँ आप देखिए हो सकता है कि जो हो सकता क्या है ही, जो धनिक व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उनकी तो एमपीसी, उनका तो टोटल उपभोग तो ज़्यादा होता है, लेकिन आय में परिवर्तन के कारण आप उपभोग का चेंज देखोगे वो किसका ज़्यादा होगा, गरीब वर्ग का होगा, पुअर वर्ग है उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी आय का बहुत बड़ा भाग वो खर्च कर देते हैं, और इसलिए निर्धन वर्ग है उसकी एमपीसी अधिक होती है, और जबकि धनिक वर्गों की एमपीसी कम होती है। और अल्प विकसित देशों में भी आप देखोगे, अल्प विकसित और विकसित है ना, जो डेवलपमेंट जो कंट्री है और अंडर डेवलपमेंट कंट्री में अंतर देखोगे तो हमेशा ये देखोगे जो अल्प विकसित देश है उसकी एमपीसी क्या होगी, अधिक होगी। किसकी दृष्टि से? विकसित राष्ट्रों की दृष्टि से उनकी। तो यहाँ इस टर्मिनोलॉजी को भी आप समझने का प्रयास करोगे। आगे हम इसमें बात करें केन्ज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, केन्ज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ये है जो उपभोग फलन का आधार है, ठीक है, बेस है। उसने लिखा कि आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान, मानव का जो बिहेवियर है, स्वभाव है, के संबंध में अपना ज्ञान तथा अनुभव करते हैं, के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने के अधिकारी हैं। यह है कि नियम के अनुसार तथा सामान्य तौर से लोग इस बात के इच्छुक होते हैं जब उनकी आय बढ़े तो वे अपना उपभोग बढ़ाएं, परंतु उतना नहीं जितना कि उनकी आय में वृद्धि होती है। ये केन्ज का एक साइकोलॉजिकल लॉ है जो कि उपभोग फलन का एक तरह से बेस है। उनका मानना है कि आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना आय में वृद्धि होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी नहीं समझने क्या मोटी बात है इसमें, केन्स कह रहा है सामान्य शब्दों में आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, परंतु उतना नहीं जितना आय बढ़ रही है। अब इसके लिए उन्होंने तीन नियम में प्रस्तावनाएं दी हैं, ठीक है। वो क्या हैं जिन पर ये नियम आधारित है? उनका मानना है पॉइंट नंबर 1, ऐसा क्यों होता है? जब आय बढ़ती है तो उपभोग वे भी बढ़ता है, परंतु जो आय में जो वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, से अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में, यानी आय ज़्यादा बढ़ती है, उपभोग। इसका कारण ये है, क्या कारण क्या, कि जो हम आय में वृद्धि होती है त्यों हमारी आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं पर और अधिक व्यय करने की जरूरत नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय घट जाता है। वास्तव में आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु अपेक्षाकृत कम अनुपात में, यानी आनुपातिक रूप से वो कम बढ़ता है। हमने ऊपर देखा आय में 60-60 करोड़ की वृद्धि हो रही है, उपभोग में 50-50 करोड़ की वृद्धि हो रही है। आगे जाकर हम देख रहे हैं कि आय से उपभोग क्या रह जाता है, पीछा रह जाता है। यानी इसका मतलब ये है आनुपातिक रूप से उपभोग में कम वृद्धि होती है। दूसरी इसने स्थिति ये देखी कि जो आय में हुई वृद्धि उपभोग व्यय तथा बचत के बीच किसी न किसी अनुपात में विभक्त, यानी टोटल आय है उसका एक हिस्सा तो क्या हो जाएगा, उपभोग पर, कंजप्शन पर, और एक हिस्सा बचत पर हो जाता है। यह निष्कर्ष ऊपर दी गई प्रस्तावना से प्राप्त होता है। ऊपर वाली हमने देखा क्योंकि आय में हुई समस्त वृद्धि उपभोग पर नहीं व्यय होती और उसका शेष भाग बचत में भी चला जाता है। इस प्रकार उपभोग तथा बचत साथ साथ चलती है, यानी एक हिस्सा
कंजप्शन में चला जाता है, एक हिस्सा सेविंग चलता है। इसका मतलब साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है और बचत भी बढ़ता है, यानी एक हिस्सा आय का उपभोग में और एक हिस्सा किस में बढ़ जाता है, बचत में। तीसरी इसने प्रस्तावना दी है कि आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बढ़ी हुई आय, जो ज़्यादा बढ़ रही आय से उपभोग अथवा बचत में पहले की अपेक्षा कमी होने की संभावना नहीं है। ठीक है, दोनों बढ़े, टोटल तो उपभोग भी बढ़ रहा है, टोटल क्या बढ़ रही है, बचत भी बढ़ रही है। ये ऊपर दी गई प्रस्तावनाओं पर आधारित है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु पहले की अपेक्षा कम मात्रा में, जिसकी परिणाम स्वरूप बचत में वृद्धि होती है। इस प्रकार आय में वृद्धि होने पर उपभोग तथा बचत दोनों बढ़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य आय भी बढ़ रही है और उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन आनुपातिक रूप से, परसेंटेज रूप में हम देखें तो आय का अनुपात क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंजप्शन का अनुपात क्या होगा, आय की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जिसको हमने एक टेबल के माध्यम से समझा था, ऊपर हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ ये जो नियम है उसकी कुछ अजम्पशन है, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को लेकर ये चला है। उन मान्यताओं को ये देखें, यह जो नियम है वो मनोवैज्ञानिक तथा संस्थानिक अवस्थाओं को स्थिर मान लेता है, कांस्टेंट मान लेता है, साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है उनको। ये नियम इस धारणा पर आधारित है कि उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाली मनोवैज्ञानिक तथा संस्थानिक अवस्थाएं स्थिर रहती, कांस्टेंट रहती है। अगर इनमें कोई परिवर्तन होता है तो ये जो हम कह रहे हैं ना, आय बढ़ रही है उसके कारण उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन आय से कम बढ़ता है, वो जरूरी नहीं है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है, आय के वितरण को कांस्टेंट लिया है, रुचि है, स्वभाव है, सामाजिक प्रथाएं हैं, कीमत परिवर्तन है, जनसंख्या वृद्धि है इत्यादि। अल्पकाल में इनमें परिवर्तन नहीं होता है और केवल किसकी, आय पर निर्भर रहता है। इन अवस्थाओं को स्थिरता ही स्थिर उपभोग फलन का आधारभूत कारण है। ठीक है, इनको कांस्टेंट लिया गया है, जिसके कारण ये स्थिर उपभोग फलन हमें प्राप्त हो रहा है, ये केन्स ने माना है। दूसरी स्थिति इन्होंने ये मानी है कि ये सामान्य परिस्थितियों का वर्तमान होना मानकर चलता है। यह जो ये नियम सामान्य परिस्थितियों में सही ठहरता है, परंतु यदि अर्थव्यवस्था में युद्ध, क्रांति, अतिस्फीति है ना, जैसी असामान्य तथा असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो यह नियम जरूरी नहीं है, ये नियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोग समस्त बढ़ी हुई आय को उपभोग पर भी खर्च कर सकते हैं, जबकि हमने ये देखा कि आय में परिवर्तन होता है, उपभोग में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना आय में वृद्धि होती है। लेकिन ये कब, जो एक सामान्य परिस्थिति है, बिल्कुल शांति है, परंतु अगर युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी तब ऐसी स्थिति। और तीसरी ये मान्यता ये लेकर चलता है, यह नियम अबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्तमान होना, लेसेज फेयर है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को लेकर चलता है। ठीक है, यह नियम पूंजीवादी या धनी अर्थव्यवस्था में लागू होता है, जहां सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लोगों को बढ़ी हुई आय खर्च करने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। यहाँ राज्य जो है, वो जो इंडस्ट्री है या उपभोग है, उसका किसी प्रकार का नियमन यानी किसी प्रकार नियम कायदे नहीं लगाता है, वहाँ ये नियम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये नियम समाजवादी या राज्य नियंत्रित या नियमित अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता। ये तीन स्थितियाँ, ये मान्यता एब्जम्पशन लेकर चलता है। तो ये एब्जम्पशन मैंने सामान्य शब्दों में समझाना चाहूँ कि जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कार के माध्यम से जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे हम यातायात के नियमों की पालना करें, सीट बेल्ट लगाएं, है ना, मोबाइल का प्रयोग न करें, तब जाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। अगर इन मान्यताओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार ये केन्स भी इन मान्यताओं को लेकर चलता है। ये मान्यता होगी तभी, ये जो कंडीशन है उनको दी है तभी तो ये नियम लागू होगा कि आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, परंतु उतनी जितनी आय में वृद्धि हुई है उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं हुई है। आगे मेरे को लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए
इससे संबंधित एक और वीडियो डाला जाएगा जिसमें इससे संबंधित इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसको समझेंगे और इसके जो निर्धारक जो तत्व हैं, जो किस प्रकार से इसको डिटरमाइंस किया जाता है, उसको उनको भी पढ़ेंगे। यहाँ इससे संबंधित जैसे आगे हम इसके बीजगणितीय है ना, जो उसको भी देखेंगे, जिसको बीजगणितीय आपने देखा होगा कि c बराबर a प्लस बी वाई, उसको भी समझेंगे ये आखिर क्या होता है। मोटे रूप में मैं केवल और केवल उस आधार को लेकर आपको चलना चाहूँगा कि आपको ये समझ पाए कि आखिर ये उपभोग फलन क्या है। इसका डायग्रामेटिक और बीजगणितीय इसका हम प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे, लेकिन एक मोटे रूप से मैं इससे जुड़ी हुई बात आपके सामने प्रस्तुत करना किया है। आपको से मेरी ये पुनः अपील है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं इस बात को समझ पाऊँगा कि कहीं ना कहीं और इसमें कहीं सुधार हो या कोई मटेरियल ऐसा छूट गया हो जिसको हमें इसमें जोड़ना चाहिए। उसके लिए मैं आपके आमंत्रित करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।